जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का अपने परिवार में हार्दिक स्वागत है। हम प्रमुख रूप से राजस्थानी इतिहास में अभिलेख पढ़ रहे थे। लगभग हमने शिलालेख और अभिलेख दोनों ही पढ़ लिए थे। 2-3 अभिलेख पीछे रह गए हमारे, वो हम आज पढ़ लेंगे। और कल हमने प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। और 4-5 प्रशस्ति रह गई है, वो हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सके, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम। आज हम प्रमुख रूप से बिजोलिया का शिलालेख पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? बिजोलिया का शिलालेख। यह शिलालेख पार्श्वनाथ जैन मंदिर बिजोलिया भीलवाड़ा से मिला। कहाँ पर मिला है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर बिजोलिया भीलवाड़ा से मिला है, ठीक है ना। ये पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, ठीक है ना। ये पार्श्वनाथ जैन मंदिर है और यहाँ पर ये शिलालेख लिखवाए गए, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है ना। इस शिलालेख के रचयिता कौन? इस शिलालेख के रचयिता है गुणभद्र, ठीक है ना। ये आपको नोट करके रखना है। लगभग ये प्रश्न 4-5 बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना, गुणभद्र वाला। और इस शिलालेख को 5 फरवरी 1170 ईस्वी को पार्श्वनाथ जैन मंदिर की स्मृति में श्रावक लोला के द्वारा लिखवाए गए। मतलब ये शिलालेख है ना, ये, ठीक है ना। इस शिलालेख को 5 फरवरी 1170 ईस्वी को श्रावक लोला के द्वारा लिखवाए गए, ठीक है ना। ये बात आपको नोट करके रखनी है। इस शिलालेख में प्रमुख रूप से क्या क्या जानकारी मिलती है वो देख लीजिए एक बार। इस शिलालेख में सांबर और अजमेर के चौहान वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। सांबर और अजमेर के चौहान की वंशावली मिलती है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। इस शिलालेख में चौहानों को वस्त गोत्र ब्राह्मण बताए गए, ठीक है ना। ये बात आपको नोट करके रखनी है, ठीक है। और चौहान वासुदेव ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की। कब की? 551 ईस्वी में, सांबर में। ये आपको नोट करके रखनी है, ठीक है ना। और इस शिलालेख में बिजोलिया का नाम क्या मिलता है? उत्तर मादरी मिलता है, ठीक है ना। ये भी आपको नोट करके रखना है। इस शिलालेख में बिजोलिया का नाम क्या मिलता है? बिजोलिया का नाम उत्तर मादरी मिलता है, ठीक है ना। ये भी आप बात नोट करके रखना है। और इसी शिलालेख में, ठीक है ना, भीलमाल का नाम क्या मिलता है? ठीक है ना, भीनमाल का, माफ करना, भीनमाल का इसमें नाम क्या मिलता है? भीनमाल। भीनमाल का इसमें नाम मिलता है श्रीमाल। क्या मिलता है? श्रीमाल, ठीक है ना। ये भी आपको नोट कर लेना, ठीक है। और इसमें इसी शिलालेख में नाडोल का नाम क्या मिलता है? ठीक है ना, इस शिलालेख में नाडोल का भी नाम मिलता है नडल, ठीक है ना, नडल। ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है ना। और ये है बिजोलिया का शिलालेख, एक बार आप भी पढ़ लीजिए, ठीक है ना, कि क्या लिखा है इस पे, ये देख लीजिए। ये ऐसा है बिजोलिया का शिलालेख, और जूम कर देता हूँ, देख लीजिए, ठीक है। और जब बिजोलिया किसान आंदोलन, आपको पता है बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ 1897 से लेकर 1941 तक। और बिजोलिया प्रथम सैन्य का ठिकाना था, ठीक है ना। और बिजोलिया के संस्थापक थे, वो थे अशोक परमार, जो जगनेर भरतपुर से थे, ठीक है ना। और बिजोलिया किसान आंदोलन का मतलब प्रवर्तक है ना, वो कौन है? साधु सीताराम दास है। कौन है? साधु सीताराम दास, ठीक है ना। ये भी आप साथ में नोट कर लेना। और बिजोलिया मतलब 84 प्रकार की वो लाख बाग थी, ठीक है ना। और इस बिजोलिया किसान आंदोलन मतलब वो चौरी कर, यानी बेटी के विवाह पर 5 रुपये का शुल्क देना पड़ता था, और बंदई कर, ठीक है ना। या ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा नानसा युग का शिलालेख, ठीक है ना।
यह शिलालेख 225 ईस्वी का है। कब का है? 225 ईस्वी का है, ठीक है ना। ज़्यादा इनमें इतने उल्लेख नहीं मिलते जानकारी, ठीक है ना। ये आपको नोट करके रखनी है, ठीक है ना। ये प्रमुख रूप से ये आपको नोट करके रखनी है, ठीक है ना, कि इस शिलालेख को राजा सोम के द्वारा चैत्र पूर्णिमा को लिखवाया गया, ठीक है ना। क्या पता कल प्रश्न आ जाए, ठीक है ना। इस शिलालेख को कब लिखवाया गया? राजा सोम के द्वारा चैत्र पूर्णिमा को, ठीक है ना। और इस शिलालेख में यज्ञों का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना, युगों का। ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है ना। और यह शिलालेख एक तालाब के पास गोल स्तंभ से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? तालाब के पास एक गोल स्तंभ से प्राप्त हुआ, ठीक है ना। ये नानसा युग का शिलालेख कहाँ पर है? नानसा गांव उदयपुर में, ठीक है ना। ये भी आपको नोट करके रखना। ये शिलालेख है ना, नानसा युग का शिलालेख, इसे हम वर्षात के समय नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये कोई तालाब है, ठीक है। और इस तालाब के पास ही यही मतलब ये शिलालेख है, ठीक है ना। तो बरसात के समय ये शिलालेख क्या है? पूरा पानी से डूब जाता है। इसी कारण हम इसे वर्षा के काल में हम इसे शिलालेख को नहीं पढ़ पाते। ये बात आपको ऐसे ही याद रखनी है, ठीक है ना। एग्जाम में नहीं आई पर लेकिन फिर भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना। और इससे नानसा के अभिलेख है ना, इस पर इस शिलालेख कर एक तरफ तो 6 पंक्तियाँ लिखी गई, ठीक है ना। जैसे ये शिलालेख है, ठीक है ना, तो इसके एक तरफ तो 6 पंक्तियाँ लिखी गई है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। और दूसरी तरफ मतलब पीछे की साइड, ठीक है ना, वो पीछे की साइड इधर मान लो आप, जैसे इधर है ना, तो इधर की साइड 11 लेख लिखे गए। कितने लेख लिखे गए? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। ये भी आपको नोट कर लेना, ठीक है। और इसी शिलालेख में और की जानकारी मिलती है, पौराणिक युगों की भी जानकारी इस शिलालेख में मिलती है। ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा नानसा का शिलालेख, देख लीजिए क्या लिखा है। एक बार मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। हाँ पढ़ लो जल्दी से, इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर कुछ पता चले तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे अपरजीत का शिलालेख, ठीक है ना। ये काफ़ी मस्त शिलालेख, ठीक है ना। 2-3 बार इसका भी मतलब प्रश्न आ रखा है, ठीक है ना। ये कहाँ से प्राप्त हुआ? ये शिलालेख नागदा उदयपुर से प्राप्त हुआ, ठीक है ना। ये भी आपको नोट करके रखनी है। ये शिलालेख 661 ईस्वी का है। कब का है? 661 ईस्वी का है। ये भी बात आपको नोट करके रखनी है, ठीक है ना। यह शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह शिलालेख कुंडेश्वर के मंदिर से मिला है। कहाँ से मिला है? कुंडेश्वर के मंदिर से मिला। ये कोई कुंडेश्वर जी का मंदिर है, ठीक है, ये, ठीक है ना। माफ करना एक मिनट, ये कोई कुंडेश्वर जी का मंदिर है, ठीक है ना। और ये भी यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस शिलालेख की खोज डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा की गई, ठीक है ना। आपको एक कमेंट करके बताना है और किस शिलालेख की खोज डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा की गई, ठीक है ना। और इस शिलालेख के रचयिता कौन है? दामोदर, ठीक है ना। ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है। आगे चलें, और आगे चले क्या नोट कर लेना, ठीक है। और इस शिलालेख के उत्कीर्णकर्ता कौन है? यशो भट्ट। ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है ना। और इस शिलालेख में मेवाड़ की धार्मिक व राजनीतिक जीवन का पता चलता है, ठीक है ना। ये बात मोस्ट आपको नोट करके रखनी है पूरी, ठीक है ना। ठीक है, मतलब मेवाड़ राज्य था, उसके मतलब जो धार्मिक और राजनीतिक थी ना,
राजनीतिक जीवन मतलब लोग कैसे रहते थे या उनका मतलब धार्मिक जीवन कैसा था, उस सभी के बारे में इस शिलालेख में जानकारी मिलती है। ये भी आपको नोट करके रखनी है, ठीक है। और इस शिलालेख की भाषा कैसी, इस शिलालेख को संस्कृत भाषा में लिखवाया गया है। किस भाषा में लिखवाया गया? संस्कृत भाषा में लिखवाया गया है। ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस शिलालेख में विष्णु मंदिर का उल्लेख मिलता है। किस मंदिर का उल्लेख मिलता है? विष्णु मंदिर का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और इस शिलालेख को पहले विक्टोरिया संग्रहालय अजमेर में रखवाया गया था, लेकिन वर्तमान में इसी उदयपुर संग्रहालय में रखवाया गया है, ठीक है ना। ये भी बात आपको पूरी नोट करके रखनी है, ठीक है ना कहीं ये हर एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। और इसी शिलालेख से अपारजीत ने शासक वराहमिहिर को हराकर अपना सेनापति बनाया था, ठीक है ना। किसे? वराहमिहिर को हराकर, ठीक है ना। ये भी आप साथ में नोट कर लेना, ठीक है ना। वराहमिहिर को, और इसी वराहमिहिर को हराकर अपना क्या सेनापति बनाया था, ठीक है ना। ये भी बात आप नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये है अपारजीत का शिलालेख। देख लीजिए एक बार क्या लिखा है इस पर। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे नगरी का शिलालेख। कौन सा शिलालेख? नगरी का शिलालेख। नगरी का शिलालेख, ये नगरी का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? ये शिलालेख गोसुंडी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? ये शिलालेख लगभग कब का? 2री शताब्दी ईसा पूर्व का। कब का? 2री शताब्दी का है, ठीक है ना। ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इस शिलालेख को कहाँ पर रखवाया गया वर्तमान में? इसी शिलालेख को वर्तमान में कहाँ पर रखवाया गया? उदयपुर संग्रहालय में रखवाया गया। ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है ना। ये है नगरी का शिलालेख। देख लीजिए कैसा है नगरी का शिलालेख, ठीक है ना। और ये नगरी का शिलालेख है ना, ये शिलालेख हमने जैसे वो गोसुंडी का शिलालेख पढ़ा था ना, बिल्कुल उसके जैसा ही है, सेम टू सेम मिला जुला है, ठीक है ना। ये गोसुंडी का शिलालेख, ठीक है, जिसकी मतलब कवि राजा श्यामल दास ने खोज की थी 1887 में, ठीक है ना। और उसमें मतलब विष्णु मंदिर की जहाँ वो भी मतलब विष्णु मंदिर के पास ही स्थित था, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर था, ठीक है ना। जिससे मतलब भागवत या वैष्णव संप्रदाय की जानकारी भी मिलती है, ठीक है ना। वर्तमान उसे भी मतलब उदयपुर संग्रहालय में रखवाया गया है। और उसी की भी भाषा संस्कृत थी और इसकी भी भाषा संस्कृत है, ठीक है ना। ये आपको नोट करके रखना है, ठीक है ना। आपको एक प्रश्न है, गोसुंडी शिलालेख है ना, उसकी खोज कवि राजा श्यामल दास ने किस शासक के समय की गई थी, ठीक है ना। क्या है प्रश्न? मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है ना। गोसुंडी शिलालेख की खोज, गोसुंडी शिलालेख की खोज किस शासक, मेवाड़ के किस शासक के समय की गई, ठीक है ना। ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये गोसुंडी का शिलालेख आपको पूरा याद करके रखना है, ठीक है ना कहीं मतलब ये शिलालेख पेपर में जरूर पूछता है, ठीक है ना। और इस गोसुंडी के शिलालेख को ना सबसे पहले वो DR भंडारकर साहब, ठीक है ना, जिनका पूरा नाम देवदत्त कृष्ण रामकृष्ण भंडारकर, ठीक है ना। ये है ना बिजोलिया का शिलालेख, ठीक है ना। ये तो नगरी का शिलालेख, लेकिन मैं गोसुंडी के शिलालेख की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। साथ में और रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना। खोज किसने की? कवि राजा श्यामल दास ने। और पढ़ा किसने? DR भंडारकर ने। ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये है नगरी का शिलालेख, ठीक है, पढ़ लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे हमारा मंडोर का शिलालेख, ठीक है ना। कौन सा शिलालेख? मंडोर का शिलालेख। ये मंडोर का शिलालेख कहाँ से मिला? मंडोर से मिला, मंडोर जोधपुर से, ठीक है ना। और ये मंडोर नागाद्री नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? नागाद्री,
ठीक है ना। और इसका प्राचीन नाम क्या है, मांडवीपुर, ठीक है ना। और ये मंडोर है जिसे राव चूड़ा को दाज देज में मिली थी, ठीक है ना। ये भी आपको नोट करके रखनी है, ठीक है। और इसी मंडोर शिलालेख, ये मंडोर शिलालेख को माफ करना, 1 मिनट, जोधपुर मंडोर से 2 शिलालेख प्राप्त हुए। कितने शिलालेख प्राप्त हुए, 2 शिलालेख प्राप्त हुए, ठीक है ना। ये भी आप नोट करके रखना है, ठीक है ना। 2 कौन कौन से, पहला शिलालेख 685 ईस्वी का है। कब का है, 685 ईस्वी का है। ये भी आप नोट करके रखना है, ठीक है ना। जिसमें भगवान विष्णु की पूजा का उल्लेख मिलता है। किसकी पूजा का मिलता है, भगवान विष्णु की। ये भी आप नोट करके रखना, ठीक है ना। चलिए आगे चलते। और दूसरा शिलालेख है ना, ये दूसरा शिलालेख, इस शिलालेख से गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। किस वंश की जानकारी मिलती है, गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। और इस शिलालेख को राजा बहुक ने खुदवाया था। किसने खुदवाया था, राजा बहुक ने खुदवाया था। ये भी आपको नोट करके रखना। ये प्रश्न काफ़ी एग्जाम आ चुका है, ठीक है ना। इसको आप हाईलाइट करके रखिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। और इस शिलालेख में भगवान शिव और विष्णु की पूजा का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। ये भी आप नोट करके रखना है। चलिए एक बार वापस देख लीजिए ये मंडोर का शिलालेख, ठीक है ना। मंडोर जोधपुर से कितने शिलालेख प्राप्त हुए, मंडोर जोधपुर से 2 शिलालेख प्राप्त हुए, ठीक है ना। याद रखना पहला शिलालेख कौन सा, ठीक है ना। पहला शिलालेख है वो है, पहला शिलालेख 685 ईस्वी का है। कब का है, 685 ईस्वी का, ठीक है ना। जिसमें भगवान विष्णु की पूजा का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। अंतर देखना, मतलब पहला शिलालेख में सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। जबकि दूसरा शिलालेख, ठीक है ना, यह है दूसरा शिलालेख, ये दूसरा शिलालेख। ये शिलालेख कब का है, ये शिलालेख 837 ईस्वी का है, ठीक है ना। ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है ना। और इसमें मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है। और इस शिलालेख ने राजा बहुक ने खुदवाया था, ठीक है ना। ये भी आपको नोट करके रखना है। अंतर अब देखिए, ठीक है ना। उस शिलालेख में सिर्फ क्या, भगवान विष्णु की पूजा का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना, ये भगवान विष्णु की। जबकि इसमें भगवान शिव और विष्णु की पूजा का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। ये आपको नोट करके रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये देख लीजिए शिलालेख मंडोर का कैसा है, कमेंट करके बताना, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, ठीक है ना।